ये बात है साल 1914 की कि जब एक 8 साल का बच्चा जापान के एक गांव में खेल रहा था कि तभी उसने 4 पहियों पर चलती एक मशीन को देखा। ये फोर्ड का मॉडल टी था कि जिसको देखकर ये बच्चा बहुत ज़्यादा हैरान था। यही वो दिन था कि जब इस 8 साल के बच्चे को गाड़ियों और मैकेनिकल पार्ट से लगाव हुआ था। इस बच्चे का नाम था सुचाइरो होंडा और किसको मालूम था कि आने वाले वक्त में हमें इसका नाम हर छोटी बड़ी गाड़ी पर देखने को मिलेगा। राउंड स्टूडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। 1906 में जापान के माउंट फ्यूजी के करीब सुचिरो होंडा की पैदाइश हुई थी। उनके वालिद लोहार होने के साथ साथ पार्ट टाइम में साइकिल रिपेयरिंग का काम भी करते थे। सुचिरो होंडा को बचपन में पढ़ाई से लगाव नहीं था, अलबत्ता अपने वालिद के साथ साइकिल रिपेयरिंग का काम करने में उसे ज़्यादा दिलचस्पी थी। जब वो 16 साल का हुआ तो उसने न्यूज़पेपर में एक जॉब का ऐड देखा। आर्ट शुकाई नामी टोक्यो के इस ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन में टेक्नीशियंस चाहिए थे। सुचिरो ने वहां पर जॉब के लिए लेटर लिखा और खुशकिस्मती ये थी कि वहां से पॉजिटिव रिप्लाई भी आ गया। वहां से रिप्लाई आते ही होंडा कंपनी के लिए टोक्यो रवाना हो गया। शुरू में कंपनी में उससे साफ सुथराई जैसे काम करवाए गए, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता होंडा से वर्कशॉप के काम भी लेना शुरू कर दिए। होंडा को इस काम में शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए वो हर चीज़ को आसानी से समझ जाता और चंद ही महीनों में वो हर तरह की गाड़ी और उनके पार्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ जान चुका था। और इसी दौरान उसकी कंपनी ने 2 स्पोर्ट्स कारें भी बनाई, जिसमें पहली थी आर्ट डम्बलर और दूसरी कर्टिस, जिन्होंने 1924 में हुए जापान मोटर कार चैंपियनशिप में फर्स्ट पोजीशन ली थी। और इन कारों को बनाने में होंडा ने भी अपनी कंपनी की काफ़ी मदद की थी। और अपनी इस पहली कामयाबी के बाद उसने मोटर कार इंडस्ट्री को अपना प्रोफेशनल बना लिया था। इसके बाद कई सालों तक वो आर्ट शुकाई कंपनी में ही जॉब करता रहा। फिर साल 1928 में कंपनी मालिक ने एक और ब्रांच खोलने का फैसला किया और इस नई ब्रांच की जिम्मेदारी 22 साल के सुचाइरो होंडा को दी गई। होंडा ने इस ब्रांच को एक वर्कर के साथ शुरू किया और अगले 2 सालों में उसके पास 30 वर्कर्स हो गए थे। इसी ब्रांच में होंडा ने एक ऐसी गाड़ी तैयार की जो 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ती थी, जिसने उस वक्त जापान में हो रहे रेसिंग चैंपियनशिप में पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। फिर उसने अपनी खुद की पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलने का सोचा और फिर 1936 में 30 साल के सुचाइरो होंडा ने टोकाई सेकी नाम की अपनी पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली। कंपनी तो वो खोल चुका था, लेकिन उसके पास कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी, इसीलिए वो आर्ट शुकाई कंपनी में ही जॉब करता रहा और रात में अपनी कंपनी के लिए इंजन पिस्टन बनाता रहा। ये सब करने के बावजूद भी उसे कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिल रही थी। तभी उसने मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और फिर लगातार 3 सालों की मेहनत करने के बाद 1939 में वो एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो ही गया। इसके बाद उसने आर्ट शुकाई से जॉब छोड़ दी और फुल टाइम पिस्टन बनाने में लग गया, लेकिन उसको मालूम ही नहीं था कि उसके बनाए हुए पिस्टन्स में कई फॉल्ट्स मौजूद हैं। उसने अपने बनाए हुए पिस्टन्स को टोयोटा कंपनी को ऑफर किए, लेकिन टोयोटा कंपनी ने 50 डिज़ाइन में से 47 डिज़ाइंस को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब उसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब उसने पूरे जापान के दौरे करना शुरू कर दिए थे। वो अलग अलग फैक्ट्रीज में जाता, अलग अलग कार मैन्युफैक्चरर से मिला और अगले कई सालों तक उसने मार्केट को समझने में लगा दिए। और उसके बाद होंडा ने फिर से पिस्टन बनाए। इस बार होंडा के बनाए हुए रिंग पिस्टन्स सारी कंपनीज के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पास कर चुके थे और फिर होंडा को धड़ाधड़ ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए। इन ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए उसकी कंपनी ने 2000 वर्कर्स को भी हायर कर लिया। लेकिन होंडा की ये खुशहाली सिर्फ चंद महीनों की ही मेहमान थी। लेकिन 1942 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 में कूद पड़ा
जिसकी वजह से वहाँ काम कर रही कंपनीज को जापानीज गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया। इन्हीं कंपनीज में होंडा की कंपनी भी शामिल थी। न सिर्फ ये, बल्कि उसकी कंपनी में काम कर रहे 2000 वर्कर्स को जापानीज गवर्नमेंट ने फौज में भर्ती कर लिया। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान जंग हारता जा रहा था और उसके हालात बद से बदतर हो रहे थे। और फिर 1945 में जापान पे 2 न्यूक्लियर अटैक्स हुए। इस वाक़ये ने जापान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। जंग तो अब ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन होंडा अपना सब कुछ खो बैठा था। उसने अपने बचे कुचे एसेट्स को सस्ते दामों बेचा और एक बार फिर से बेरोजगार होकर बैठ गया। उस वक्त ये हालात सिर्फ होंडा के ही नहीं थे, बल्कि जापान का हर बंदा इन्हीं हालात से गुजर रहा था। जापान की इकॉनमी क्रैश हो चुकी थी और खाने पानी की भी किल्लत हो रही थी। इसी के चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत मुश्किल से मिलती थी, क्योंकि उस वक्त जापान में पेट्रोल भी नायाब हो चुका था। इसी दौरान होंडा को इंपीरियल आर्मी का एक छोटा इंजन मिला, जिससे वो रेडियो चलाया करते थे। अपनी आदत से मजबूर होंडा को एक आइडिया आया कि क्यों ना इस इंजन को अपनी साइकिल में लगाकर ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया जाए। इससे ट्रांसपोर्ट आसान भी हो जाएगी, सस्ती भी पड़ेगी। और क्योंकि उस दौर में लोग महंगाई से बहुत परेशान थे, जब उन्होंने होंडा को ये इंजन वाली साइकिल चलाते देखा तो सबको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। इसके बाद उसको चंद यूज इंजन्स तो मिल गए, लेकिन लोगों की डिमांड इतनी थी कि उसको अपना खुद का इंजन डिज़ाइन करना पड़ा। उसने ये इंजन अपने नाम होंडा के साथ बेचना शुरू कर दिया, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मास लेवल के ऊपर ये साइकिल्स बना सके। उसने इन्वेस्टमेंट्स जमा करने के लिए 18,000 दुकानदारों को एक ओपन लेटर लिखा और लोगों का ट्रस्ट होंडा पर इतना था कि 3,000 दुकानदारों ने उसे एडवांस पेमेंट भी दे दी। और फिर इसी तरह होंडा की कंपनी दोबारा से चलना शुरू हो गई, लेकिन इस बार उसने अपनी कंपनी का नाम होंडा रखा और अगले 3 सालों तक वो इसी तरीके से काम करता रहा। और अगले 3 सालों में होंडा ने एक ऐसी बाइक बनाई जो मार्केट के रिक्वायरमेंट के ऐन मुताबिक थी। ये सुपर कप के नाम से लॉन्च की गई और ये मॉडल इतना कामयाब हुआ कि इसने अमेरिका की ट्रायम्फ और हार्ले डेविडसन की सेल्स को भी पीछे छोड़ दिया। इसके बाद होंडा ने स्पोर्ट बाइक्स भी बनाना शुरू कर दी और फिर CB92 के नाम से एक स्पोर्ट बाइक लॉन्च की गई, जिसने 1962 में हुए इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल की, जिसने होंडा का नाम पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया था। 1960s तक होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी और 1968 तक आते आते होंडा दुनिया भर में 1 करोड़ से ज़ायद मोटर बाइक सेल कर चुकी थी। होंडा अब कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जाना चाहता था। उस वक्त जापान में टोयोटा और निसान जैसी कंपनीज अपना बिजनेस जमाए बैठी थी, इसीलिए कार मार्केट में अपनी अलग जगह बनाना बहुत मुश्किल था। होंडा ने अपना पहला पिकअप ट्रक T360 के नाम से लॉन्च किया, लेकिन वो फेल हो गया। इसके बाद S500 के नाम से एक स्पोर्ट कार लॉन्च की गई, लेकिन ये कार भी इतनी कामयाब नहीं और होंडा को आने वाले 9 सालों तक कार मार्केट में लगातार नाकामियां देखना पड़ी। फिर 1972 में जाके होंडा सिविक लॉन्च की गई। ये वो गाड़ी है कि जिसके आने वाले मॉडल्स आज दुनिया में बहुत फेमस हैं और 1990s तक होंडा दुनिया की तीसरी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी और 1973 में होंडा ने अपनी ही कंपनी से रिटायरमेंट ले ली और 5 अगस्त 1991 को होंडा की ज़िंदगी का ये सफ़र हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, लेकिन अपने पीछे $43 बिलियन की कंपनी छोड़ गए। आज हमें होंडा का नाम कार्स, बाइक्स, प्लेन इंजन, बोट इंजन और दर्जनों पावर प्रोडक्ट्स पर देखने को मिलता है। उम्मीद है राउंड स्टूडियो की ये वीडियो आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।